अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय मिलमैन पार्कर इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 लोकल कर्व थ्योरी जो है इसको स्टार्ट करेंगे। नोट्स हमारे पास प्रोफेसर गुलाम कादर साहब के हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें लोकस। अगर ये हमारे पास एक पॉइंट है ना, तो अगर ये पॉइंट मूव करता है, ठीक है, किसी रूल के तहत, ऐसे ही नहीं ऐसे ऐसे मूव करवाई जाना, नहीं, किसी रूल के तहत जब ये मूव करेगा ना, ये देखें ये मूव किया पॉइंट, तो ये हमारे पास जो पाथ ट्रेस करता है ना, उस पाथ को हम लोकस कहते हैं। ठीक है, पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर सम डेफिनेट रूल, यानी कि पॉइंट मूव करे अंडर डेफिनेट रूल के तहत, तो वो हमारे पास जो पाथ ट्रेस होगा उसको हम लोकस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कर्व क्या होती है। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, यानी कि जो मूविंग पॉइंट मूव करता है, जो रास्ता हमारे पास आता है वो हमारे पास एक कर्व को डिफाइन करता है। ठीक हो गया। कहता है लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिंगल वेरिएबल पैरामीटर such that r is a function of s and r is a function of t are equations of a curve arc length s t टाइम जो है एक्ट एज पैरामीटर। ये कहता है कि जैसे जैसे ये देखे ना पॉइंट आगे आगे मूव करेगा, जैसे जैसे लोकस आएगा, हर एक पॉइंट पे ना हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें एक सिंगल पैरामीटर में, ठीक है, वो एस भी हो सकता है या टी भी, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, और ये जो एस है ये आर्क लेंथ इसको कहते हैं, और जो टी है इसको हम टाइम कहते हैं। ठीक है, ये टाइम के तौर पे एक्ट करेगा और ये आर्क लेंथ के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन आ गई कि अब हम कर्व की बात करते हैं। देखें, हो सकता है कि हम एक इंटरवल लें, हो सकता है मैंने एक इंटरवल ले लिया एक से लेके बी तक का कोमा ए से बी। अब देखें, कर्व को आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी कर्व को आप अल्फ़ा से भी कर सकते हैं। तो कई जगहों पे आर यूज़ किया जाएगा, कई जगहों पे अल्फ़ा। ठीक है, तो देखें मैंने ना फ़र्ज़ किया कि मैंने अल्फ़ा एक कर्व ली और अल्फ़ा इज़ ए फंक्शन ऑफ टी और टी पैरामीटर लिया। ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँ तो डेरिवेटिव आ जाएगा ये वाला। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, और डेरिवेटिव भी एक वेक्टर ही आएगा। और आपको पता है कि अगर हम आर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, या अल्फ़ा भी मैंने कहा है कि आर भी कह सकते हैं अल्फ़ा भी, या अल्फ़ा का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी या आर का ले लें, तो वो हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। और आपको पता है कि एक दफ़ा और डेरिवेटिव लें अगर हम आर का ही, यानी कि दो दफ़ा डेरिवेटिव हो गया, तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी तक ही रहेंगे, यानी कि अगर मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई। अब हो सकता है कि पूरे इंटरवल पर इसका आंसर जीरो वेक्टर आए। अगर तो पूरे इंटरवल पे हमारे पास आंसर जीरो वेक्टर आ गया तो फिर हम कहेंगे कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इस पूरे इंटरवल में अल्फ़ा जो कर्व होगी ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, इसका डेरिवेटिव भी जीरो आ गया। तो कहता है कि ज्योमेट्रिकली हम इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, हम क्या देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है कि फ़र्ज़ किया हमने इंटरवल ले लिया ए कोमा बी, फ़र्ज़ किया हमने इंटरवल ले लिया ए कोमा बी, इस पे एक हमने कर्व डिफाइन करवा दी अल्फ़ा। कहता है इसका अब हम डेरिवेटिव लेते हैं टी के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा। कहता है अब ये जब डेरिवेटिव लेती है ना तो ये कुछ पॉइंट्स पे ज़ीरो हो जाता है, यानी कि तमाम इंटरवल पे नहीं होता, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्राफ आएगा ना उसमें शार्प कॉर्नर्स होंगे। जैसे मैं ये ग्राफ बना लिया, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे हमारे पास डेरिवेटिव जीरो, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो, इस पॉइंट पे, तो ये देखें शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं। कहता है ये भी केस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ये भी इतना ज़्यादा केस इंटरेस्टिंग नहीं है। कहता है तीसरे केस पे चलते हैं हम। कहता है कि मैंने एक इंटरवल ले लिया ए कोमा बी, और इस इंटरवल पे मैंने एक कर्व डिफाइन करवा दी अल्फ़ा। मैंने कर्व डिफाइन करवा दी अल्फ़ा। जब इसका मैं टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो ये टी की तमाम वैल्यूज़ के लिए किसी एक पॉइंट पे भी, टी कहाँ से लूँगा, यहाँ से, टी पॉइंट यहाँ से लिए जाते हैं। कहता है इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए इसका आंसर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सारा ज़ीरो आ गया तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, और अगर कुछ पॉइंट्स पे जीरो आ गया तो उसका ग्राफ शार्प कॉर्नर्स रखेगा। इसमें भी हम इंटरेस्टेड नहीं, हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि जिसका आंसर हर एक पॉइंट के लिए नॉन जीरो आए, और वो कर्व हमारे पास एक स्मूथ कर्व हो। ठीक है, डेरिवेटिव का आंसर नॉट जीरो हो, वो हमारे पास क्या हो, स्मूथ कर्व हो। ठीक है, तो ऐसी कर्व जिसमें डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आता है तमाम पॉइंट्स के लिए, इसको हम कहते हैं रेगुलर कर्व, इसको हम कहते हैं रेगुलर कर्व। और ये हमारे पास कंडीशन ऑफ रेगुलरिटी होती है
ये रेगुलरिटी की हमारे पास कंडीशन होती है क्या, डी अल्फा ओवर डी टी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं थ्योरी खुद ब खुद समझ आएंगी अगर आप इन चीज़ों को समझ लें। अब मज़ीद आगे मैं आपको और चीज़ समझाता हूँ। देखें कि अब मैंने क्या कहा कि अल्फ़ा हमारे पास एक कर्व थी, ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास जो कि टी पे डिपेंड करती थी, एक कर्व थी। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो मैंने कहा ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो आर कह लें या अल्फ़ा कह लें, इसका जो मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया। अब हमेशा वेक्टर दो चीज़ें रखता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होगी, तो मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह ज़ाहिर कर देता हूँ, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी, और इसकी एक डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन को मैं इस तरह ज़ाहिर कर देता हूँ, यानी कि ये इसके ऊपर कैप। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिट कैप, यानी कि ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन होंगे। इसी तरह अगर मैं v की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा ये v की मैग्नीट्यूड और ये v की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब देखें कि इसकी डायरेक्शन किस जानिब होगी, तो डायरेक्शन सभी को पता है कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया है तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है ये टेंजेंट को ही ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास असल में टेंजेंट की ही डायरेक्शन होगी, तो मैं इसको टी है यूनिट कैप भी लिख सकता हूँ, और ये क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बाद में आप थ्योरी से देखेंगे, आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब अगर इसकी मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर मैं इस वाली चीज़ की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वेलोसिटी वेक्टर ओवर वेलोसिटी वेक्टर वाले की मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड करें फिर ही हमारे पास डायरेक्शन आती है, और डायरेक्शन ये वाली थी, तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। ठीक हो गया, अब देखें, अब आ जाएं दोबारा इस पे वापस, हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब आ जाएं रेगुलर कर्व पे। रेगुलर कर्व कौन सी मैंने आपको बताई है कि हमारे पास ये एक फंक्शन होता है, कर्व हमारे पास क्या होता है, फंक्शन। और हमेशा याद रखें कि कर्व के लिए हमने फंक्शन लाजमी देखना है, इमेज सेट नहीं देखने, क्योंकि हो सकता है कि दो कर्व्स के इमेज सेट सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट कर्व्स हों, इनके इमेज सेट सेम भी हो सकते हैं, लेकिन उनके फंक्शन अलग होंगे। तो किसी कर्व को अगर हमने डिफाइन करवाना है तो उसके लिए हम फंक्शन पे लाजमी बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि एक फंक्शन हो a,b से लेके r3 तक, और कहता है विच इज़ r3 का मतलब स्पेस में, और कहता है सी के क्लास, और सी के क्लास का मतलब इसके के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों, k+1, यानी कि के तक डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करते हों, और क्या था इसका, हाँ, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो और स्मूथ हो, वो सारा लिखा हुआ था, मैंने आपको सी के क्लास के बारे में डिस्कशन बताई हुई है। और डी अल्फा ओवर डी टी, ये सबसे मेन कंडीशन है, ये नॉट इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल पॉइंट्स टी बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई थी, क्या, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये देखिए रेगुलर कर्व, और इसको ही कंडीशन ऑफ रेगुलरिटी कहते हैं इमाम। अब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि इसका डेरिवेटिव ले ले किसी एक पॉइंट पे तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ किसी एक पॉइंट की बात नहीं करनी, हमने तमाम फील्ड की बात करनी है, ठीक है, तमाम डोमेन के लिए, तो फिर जो आंसर आएंगे उसको तमाम रेंज, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसको वो मिलके एक फील्ड बनाएंगे और इसको वेलोसिटी वेक्टर फील्ड का नाम देंगे। और स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको स्पीड कहते हैं। तो ये कहा गया है कि ये एक पॉइंट पे जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी ना, इसको स्पीड का नाम देंगे, और इसको लेंथ ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी कहते हैं, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नोट पे आ जाए, कहता है वेलोसिटी वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन इन विच पार्टिकल इज मूविंग। कहता है वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वो हमें डायरेक्शन देता है जिस तरफ पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। अब कहता है ये डी अल्फा ओवर डी टी जो है नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ रेगुलरिटी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे क्या है, फॉर रेगुलर कर्व स्पीड इज नेवर जीरो। अब ये मज़े की बात है, कहता है फॉर रेगुलर कर्व, तो रेगुलर कर्व का मतलब क्या हुआ कि डी अल्फा बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, यही रेगुलर कर्व है ना, कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल था, ये यानी कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगा। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं ना वेक्टर में, यानी कि इसका फार्मूला पुट कर दिया, ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब डायरेक्शन तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, डायरेक्शन तो कभी भी जीरो नहीं, तो इसका मतलब क्या चीज़ जीरो होगी, ये वाली चीज़ जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, यानी कि इसको तो मैं नॉट इक्वल टू जीरो नहीं रख सकता, क्योंकि ये तो एक वेक्टर है, ये तो एक मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो इसका मतलब है रेगुलर कर्व के लिए हमेशा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो ये लिखा हुआ है फॉर रेगुलर कर्व स्पीड इज़ नेवर जीरो, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और यही बात कि अगर वो रेगुलर कर्व
भी कह देना तो इसका मतलब v डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या, तो हमने कहा था कि डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो v जो है ये डेरिवेटिव ही है, यानी कि डी अल्फा ओवर डी टी ही है। आगे देखिए, कहता है कर्व इन द फंक्शन नॉट द इमेज सेट ओनली। कहता है जो कर्व है ना उसके इज द फंक्शन, इमेज सेट नहीं उसका सिर्फ देखना है, क्योंकि टू डिफरेंट कर्व्स है द सेम इमेज सेट, उनका इमेज सेट सेम भी आ सकता है। कहता ज़रूरी नहीं जो रेगुलर कर्व हो वो 1 1 2 भी हो, ठीक है, 1 to 1 भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। और कहता है इफ़ डी अल्फा ओवर डी टी इज़ ज़ीरो, कहता है अगर कुछ पॉइंट्स एट सम पॉइंट्स, कहता है अगर कुछ पॉइंट्स पे डी अल्फा ओवर डी टी का आंसर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब कि उस कर्व का जो ग्राफ होगा उसमें शार्प कॉर्नर्स हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ये वी डायग्राम एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी बताई हैं जहाँ से लिखे उससे भी, यानी कि ठीक है। बस आगे चलते हैं। ये टेंजेंट वेक्टर फील्ड मैंने आपको बता दिया है, ये टी किसके होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको बता दिया है। और नोट यहाँ पे बयान किया हुआ है, देखिए हम आर से भी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अल्फ़ा से भी, और हम इसके लिए भी चाहें तो दो पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं टी और एस, इसके लिए भी चाहें तो टी भी यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर, एस भी, एस आर्क लेंथ के लिए और टी टाइम के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि आर एज ए फंक्शन ऑफ एस या फिर अल्फ़ा एज ए फंक्शन ऑफ एस। तो कहता है इसके लिए जो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा क्या होगा, डी आर ओवर डी एस, ठीक है, या फिर ये वाली। और इसका मतलब क्या है देखें, अब इसकी ना, अब ये देखें इसका मतलब क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसके साथ वो डी आर ओवर डी एस की मैग्नीट्यूड, यानी कि देखें ना ये वाला फार्मूला हमने बनाया था ना, ये वाला फार्मूला हमने बनाया था, ठीक है। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, मैं इसे यूनिट वेक्टर का नाम दूं, अगर इसे मैं यूनिट वेक्टर का नाम दूं तो यूनिट वेक्टर की निशानी क्या होती है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, तो इसका मतलब इसकी जगह 1 आ जाएगा मैग्नीट्यूड की, और सिर्फ ये चीज़ बचेगी, ठीक है। तो टी हैट किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल, तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि टी हैट किसके इक्वल आ गया, टी हैट इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अल्फ़ा वाले के लिख लें या फिर आर वाले के लिख दें, पैरामीटर यहाँ ऐसे यूज़ किया मैंने, वहाँ पे टी लिखा था, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो उसने बताया हुआ है इसकी 1 है, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है वो निकालने से पहले ना आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन का थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन देखे पहले कि ये हमारे पास एक एक्सिस है, और ठीक हो गया, एक ये हमारे पास एक्सिस है और एक ये हमारे पास एक्सिस है, ये 3 एक्सिस हो गए, ठीक है। और ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है, इसको वाई एक्सिस का नाम दे दिया, इसको एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, इसको जी एक्सिस का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ना अगर कोई लाइन हो, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइन हो, यानी कि जैसे फ़र्ज़ किया मैंने ये, अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, तो इस लाइन के इक्वेशन के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक हमारे पास एक पॉइंट आना चाहिए जिसको मैं फ़र्ज़ किया है कि नाम दे देता हूँ कुछ भी एक्स नाट का, ठीक है, एक पॉइंट होगा कोई ना कोई, और एक मैं वेक्टर ले लेता हूँ जो कि इसके ही पैरेलल होगा। ये मैंने एक वेक्टर वी ले लिया जो कि इसके ही पैरेलल है, ठीक है, इसके ही पैरेलल वेक्टर। अब ये देखें, अगर ये मैंने एक कोई पॉइंट लिया है ना कोई भी, तो मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा जिसको मैं एक्स नाट वेक्टर का नाम दूंगा। और यहाँ पे मैंने कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, वेरिएबल पॉइंट ले लिया, और इसको मैं अल्फ़ा ऑफ टी पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा ऑफ टी पॉइंट। तो यहाँ से लेके इसका जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनेगा ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो अल्फ़ा ऑफ टी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब बाय हेड टू टेल रूल ये भी हमारे पास एक वेक्टर आएगा, यानी कि हेड टू टेल रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर के तौर पे आएगा, ठीक है। तो जो वेक्टर के तौर पे आएगा ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ टी माइनस एक्स नाट वाला वेक्टर, ठीक है। ये भी हमारे पास एक वेक्टर आएगा, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस करें वेक्टर ही आता होता है, ठीक है, ये वेक्टर आएगा। वैसे भी हेड टू टेल रूल लगा के आप इसको कर सकते हैं, जो बचपन में हेड टू टेल रूल पढ़ा था, ये भी हमारे पास वेक्टर आ गया। अब एक ये वाला वेक्टर आ गया जो कि हमने फाइंड कर लिया, क्या, अल्फ़ा ऑफ टी माइनस एक्स नाट, और एक ये भी वेक्टर है जो कि इसी लाइन के पैरेलल था। तो दो वेक्टर जब आपस में पैरेलल हों तो हम इसको एक दूसरे की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर u और v आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब u इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स v, यानी कि अगर u ये है तो v ये होगा, देखिए पैरेलल है, ठीक है, इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों पैरेलल है, देखें ये उसके पता नहीं कितने टाइम्स होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे अल्फ़ा ऑफ टी और माइनस एक्स नाट जो है ये टी टाइम्स होगा v के, यानी कि ये t यहाँ पे कोई ना कोई स्केलर है, ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो ये हमारे पास अल्फ़ा ऑफ टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा एक्स नाट और प्लस
टी वी, ये हमारे पास आ गई क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बताया। अब ये वी जो है ये क्या था, जिसके पैरेलल था, यानी कि ये लाइन के पैरेलल वेक्टर था। तो अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ तो फिर यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया लैम्डा यूज़ कर लेता हूँ स्केलर, और यहाँ पे टी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला टेंजेंट की डायरेक्शन, और यहाँ पे एक्स नाट वो पॉइंट होगा जहाँ पे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो ये सारी इक्वेशन जो है ना, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अब ये वाली बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये पॉइंट है जहाँ पे हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं उस कर्व का। कर्व कौन सी है, अल्फा ऑफ टी का। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लेना चाह रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, और ये टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। और कहता है कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू इस तरह रख लें, यानी कि ये देखें ना कि ये हमारे पास क्या था, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी ना, टेंजेंट की डायरेक्शन क्या थी, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये मैं ऊपर समझा गया है आप लोग को, एक मिनट, ये मैं ऊपर समझा गया है, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये कितने गया, ये वाली चीज़, ये वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था, टी कैप के। ठीक है, टी वैक, और अगर इसमें टी कैप को यूनिट वेक्टर कहूँगा फिर ये नीचे वाली चीज़ वन बनेगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, यूनिट वेक्टर था, तो ये इसके इक्वल होता है। अब क्या कहता है कि अगर मैं यानी कि इस लैम्डा की जगह मैं म्यू रख दूँ, तो म्यू और लैम्डा में ये वाला रिलेशन होगा कि म्यू इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर मैग्नीट्यूड, ये वाली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट देखें कितने क्या, हाँ, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स आ गई, एग्जांपल आसान सी हैं। कहता है यू और वी बी फिक्स्ड वेक्टर्स इन R3 में दो फिक्स्ड वेक्टर ले लिए हैं यू और वी। एक अल्फ़ा कर्व हमने डिफाइन करवा लिया है R से R3। R का मतलब है कि हम कोई टी वैल्यू पुट करेंगे, R3 का मतलब है उसके रिलेटेड कोई स्पेस में पॉइंट आएगा, और जब पॉइंट आते जाएंगे ना उसके रिलेटेड, यानी कि वो फिर कर्व डिफाइन हो जाएगी जो भी होगा। ठीक है, तो अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू यू प्लस टी वी, कहता है विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कहता है ये उस वक्त रेगुलर होगी अगर वी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, वी नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, वी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि जब ये इरेगुलर कर्व, ये रेगुलर कर्व होगी। ठीक है, रेगुलर कर्व होगी, क्या होगी, रेगुलर कर्व। देखें इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी जो है, यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो होगी। मैंने आपको बताया था कि इसका नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ वी की मैग्नीट्यूड और वी की आगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वी की ये वाली ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी। कहता है हेयर, यहाँ पे जो, अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया हुआ है, ये वाली उसने क्या किया है, वी क्या है, डी अल्फ़ा बाई डी टी कह लें। ठीक है, और यहाँ पे टी क्या है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वी की फॉर्म में लिख दिया, पहले वो अल्फ़ा की फॉर्म में लिख रहा था, और यहाँ पे टी एज ए वेक्टर और है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड वन कर दूंगा फिर ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.2 है, कहता है कि आर जो है ये आर से आर क्यूब तक डिफाइन है, ये हमारे पास एक अल्फ़ा है। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है टी और 0,0। अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो डी अल्फ़ा बाई डी टी क्या बनेगा, डी अल्फ़ा बाई डी टी, टी का डेरिवेटिव 1 0 0। अब यहाँ पे टी की जो सी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, आंसर इसका जीरो नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू जीरो आ गई। कोई भी पॉइंट के लिए जो मर्जी पॉइंट पुट कर दें, ठीक है, इसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर कर्व है, क्या है, रेगुलर कर्व। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे पास अगर अल्फ़ा ऑफ टी इक्वल होता है ये टी क्यूब 0,0, यानी कि टी क्यूब 0,0 होता, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता तो ये हमारे पास 3t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव 0 ही, 0 का डेरिवेटिव 0 ही। अब ये अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 0,0,0 बन जाएगा, यानी कि जब टी की वैल्यू 0 पुट करूँगा, 0 यानी कि ओरिजिन, तो ओरिजिन पे ये हमारे पास रेगुलर है, ना रेगुलर नहीं है बल्कि इरेगुलर है। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे ये 0 हो रही है। ठीक है, तो ओरिजिन के अलावा बाकी पॉइंट्स पे ये हमारे पास इरेगुलर है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास रेगुलर बन जाएगी कब, अगर डोमेन में से हम डोमेन के इंटरवल में से हम ओरिजिन जो है वो नॉट कंटेनिंग कर दें, यानी कि निकाल दें। ठीक है, अगर हम ओरिजिन निकाल देंगे तो फिर ये रेगुलर बन जाएगी। और क्यों, क्योंकि फिर किसी पॉइंट पे भी जीरो नहीं होगी, लेकिन अगर जीरो पुट करूँ तो ये जीरो होती है, यानी कि ओरिजिन पे ये इरेगुलर है। एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, कहता है ये डिफाइन है अल्फ़ा ऑफ टी क्यू प्लस टी 0,0 है, जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा, 3t स्क्वायर प्लस 1 और ये 0,0। अब कोई भी वैल्यू पुट कर दें, टी की जगह 0 भी पुट करेंगे ना तो 1,1 यानी कि ये बनेगा, सारे जीरो नहीं बने, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इरेगुलर है। ठीक है, इज़ इरेगुलर। ठीक है, और कहता है इसका जो इमेज सेट आएगा ना वो इसके इमेज सेट के इक्वल है और इसका इमेज सेट इसके इक्वल है, तो लेकिन ये कर्व्स अलग-अलग है, इस वजह से हमने देखा था कि इनका जो फंक्शन होता है ना, यानी कि जो फंक्शन होता है वो उसको देखा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, ये कहता है ये हमारे पास कर्व है टी और जी ऑफ टी, टी और जी ऑफ टी और 0, ये हमारे पास कर्व है। कहता है इसका डेरिवेटिव लिया 1 आ गया,
ठीक है, ये अल्फ़ा था तो डेरिवेटिव लिया तो ये 1 आ गया, ये डी डैश ऑफ टी आ गया, तो ऊपर सारा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो जो मर्जी टी की वैल्यू पुट करें 1 तो नहीं ना, जीरो होगा, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये क्या है, रेगुलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेगुलर है। अब देखें नेक्स्ट कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 1.6 है, कहता है कि ये हमारे पास एक कर्व दी हुई है आर कोस टी और आर साइन टी और एच टी। कहता है एच भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है। अगर एच पॉजिटिव हो, आर पॉजिटिव हो, इसको राइट सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन कहते हैं। ये ना एमसीक्यूज में भी आ सकती है, ये याद रख लें। सर्कुलर, ये हमारे पास सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन। अगर एच पॉजिटिव है तो राइट सर्कुलर, और अगर एच नेगेटिव है तो हमारे पास लेफ्ट सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन होगी। ठीक है, कहता है इसका डेरिवेटिव लें, तो इसका डेरिवेटिव लिया डी अल्फा ओवर डी टू, ये माइनस आर साइन टी आ गया, और इसका डेरिवेटिव आर साइन का डेरिवेटिव कोस, और ये टी का डेरिवेटिव 1, तो ये एच अकेला आ गया। और कहता है ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एच हमने एक केस में ग्रेटर दैन जीरो लिया, एक केस में लेस दैन जीरो लिया, एच कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर एच कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा कभी भी 0,0,0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इरेगुलर है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, और उन्होंने टेंजेंट का भी शायद फाइंड करने का कहा हो, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका डेरिवेटिव और उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास ऊपर ये वाली चीज़ तो आ गई डी अल्फा ओवर डी टी जो हमने फाइंड किया था, लेकिन अगर इसकी मैग्नीट्यूड देखनी हो तो मैग्नीट्यूड आपको पता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो माइनस वाले का प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टी, और प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा इसका ऊपर स्क्वायर रूट। तो आर स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, और ये प्लस एच स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई, और मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया, ये टेंजेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट आ गया। इसे क्या कहते हैं, एक मिनट पढ़ लो, टेंजेंट वेक्टर फील्ड आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़। अब रीपैरामीटराइजेशन, इसको देख लें। रीपैरामीटराइजेशन कहते हैं कि रास्ता चेंज किए बगैर ना हम रास्ता चेंज किए बगैर किसी और पैरामीटर के ज़रिए जाएं हम, बल्कि शेप चेंज किए बगैर हम किसी और पैरामीटर को यूज़ करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है अल्फ़ा, ये हमें दिया गया है, कहता है जी इज़ कॉल्ड रीपैरामीटराइजेशन। जी हम कहेंगे कि जी भी एक कर्व है, और ये कर्व कहेंगे हम अल्फ़ा की रीपैरामीटराइजेशन है। कब? अगर अल्फ़ा इज़, अगर जी 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हो, यानी कि अगर जी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो, जी एंड इट्स इन्वर्स आर ऑफ क्लास सी के, जी और इसकी जो क्लास है, ठीक है, जी और इसके इन्वर्स की जो क्लास है वो सी के क्लास हो। दोबारा देख लें, जी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो, जी और इसके इन्वर्स की क्लास सेम हो, सी के क्लास हो, देन हम क्या कहेंगे कि जी जो है वो रीपैरामीटराइजेशन किसकी है, अल्फ़ा की। अब कहता है जी, हमें इसका तो पता चल गया कि जी रीपैरामीटराइजेशन है अल्फ़ा की। कहता है इन दोनों की कंपोजिशन से भी क्या कोई न्यू कर्व बनती है, तो हमने कहा जी जी इनकी कंपोजिशन से भी हमारे पास कर्व बनती है, और हमने कहा कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व विद रीपैरामीटराइजेशन। तो रेगुलर कर्व हमने कोई अल्फ़ा ले लिया, तो अल्फ़ा अगर मैंने रेगुलर कर्व लिया है तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रेगुलरिटी, यानी कि इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और रीपैरामीटराइजेशन हमने कोई जी कर्व ले लिया। ठीक है, जी कर्व ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन हमने ले ली, एक बीटा हमने कर्व लिया है जो कि कंपोजिशन है अल्फ़ा और जी की। ठीक है, अल्फ़ा और जी की कंपोजिशन है, ये हमने लिख लिया। अब अल्फ़ा टी पे डिपेंड करेगा, अल्फ़ा इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, ये देखे डी अल्फ़ा और डी टी मैंने लिखा, और जी जो है ये आर पे डिपेंड करेगा, जी इज़ ए फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो जब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लूँगा तो डी बी ओवर डी आर, और ये भी हमारे पास आर पे डिपेंड करेगा, बीटा भी, क्योंकि एट द एंड ये आर पे चीज़ आ रही है ना। तो ये हमारे पास डी अल्फ़ा ओवर डी टी और डी जी ओवर डी आर। अब ये अब ये ना ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ इरेगुलर कब कहलाएगी, जब इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आए, यानी कि ये जब नॉट इक्वल टू जीरो आ गया रेगुलर कहलाएगी। अब ये नॉट इक्वल टू कैसे जीरो आया, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो और ये नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि इसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब इन दोनों की प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो हो। हमें ये तो पता है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, कैसे पता है, ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि अल्फ़ा रेगुलर कर्व है। तो अल्फ़ा रेगुलर कर्व का होने का मतलब क्या है, ये देखिए गिवन डैट हमें गिवन कर दिया है कि अल्फ़ा रेगुलर कर्व है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। अब हम जी पे चलते हैं, जी पे, यानी कि अब इसको साबित करना है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, देन इनके प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम साबित कर देंगे कि क्या कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व और इसकी पैरामीटराइजेशन लें
तो वो भी एक कर्व होती है जो कि रेगुलर कर्व होती है। ठीक है, तो चलें जी अब इसको साबित करने लगे हैं हम, यानी कि इसको अब हम इसको साबित करने लगे हैं। देखें अब हमने क्या किया था, हमने कहा था जी और इसका जो इन्वर्स होगा ना, जी और इसका इन्वर्स, ठीक है, यानी कि जी और इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स क्या है एच, इसके इन्वर्स को एच का नाम दे देते हैं। आप ना बचपन में क्लास सेकंड में एक चीज़ पर क्या आए थे, फंक्शन और उसके अंदर उसका इन्वर्स रख दें, या फंक्शन का इन्वर्स और उसके अंदर फंक्शन रख दें, तो ये आंसर किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है, यानी कि ये जो एक्स यूज़ हो रहा है ना यहाँ उसके इक्वल आता है। ये आप पढ़ के आए थे सेकेंड ईयर क्लास एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फंक्शन और उसके इन्वर्स को जब हमने रखा तो ये आपस में कट के आंसर टी आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ रीज़न यहाँ पे यूज़ की गई है। अब कहता है कि जी आर पे डिपेंड करता है और एच टी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया, तो डी जी ओवर, यानी कि ये भी तो एट द एंड क्या है, एक कंपोजिशन ही है। क्या है, कंपोजिशन है, इसको लिख सकता हूँ ना जी ऑफ एच ऑफ टी। ठीक है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी, यानी कि अब ये डी जी किस पर डिपेंड कर रहा था, आर पे, और एच किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पे, तो ये टी के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव यानी कि वो चीज़ लिखी है, और टी का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब ये देखें, अब ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और इनका आंसर 1 आता हो, तो ज़रूरी बात है ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर भी आंसर ज़ीरो आ जाना था, अगर ये ज़ीरो हो जाता फिर भी आंसर ज़ीरो, दोनों ज़ीरो हो जाते फिर भी आंसर ज़ीरो हो जाना। तो अगर आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी आना, हमें इससे गर्ज नहीं, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें गिवन था नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इन दोनों की प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगी, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने कह दिया कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व, एक रेगुलर कर्व लें और उसकी रीपैरामीटराइजेशन वाली कर्व लें, तो जो उससे जो उसकी जो कंपोजिशन बनेगी ना वो भी हमारे पास रेगुलर कर्व बनेगी। एक हमने रेगुलर कर्व ले ली और एक इसकी कंपोजिशन वाली कर्व बनी इनसे, और इसकी एक रीपैरामीटराइजेशन वाली कर्व ले ली, तो इनसे जो आंसर बनेगा ना, जो कर्व बनेगी कंपोजिशन से, तो वो भी हमारे पास एक रीपैरामीटराइजेशन कर्व ही होगी। ठीक है, ये नीचे डायग्राम में बताया गया है। इसके आगे देखिए एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1.7 है, कहता था इमेज ऑफ अ कर्व एंड एनी ऑफ इट्स रीपैरामीटराइजेशन आर सेम। एक कर्व की इमेज और एनी ऑफ इट्स रीपैरामीटराइजेशन, और कोई भी रीपैरामीटराइजेशन जो होती है वो सेम होती है, ये इस नोट में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, कहता है 1.7 में हमारे पास जी क्या है, 0 से 1 है और 1 से 2 है। गिवन डैट जी, हमें ये फंक्शन दिया गया है जी ऑफ आर, जी आर पे डिपेंड करता बताया ना, और अल्फ़ा टी पे डिपेंड करता था। कहता है ये 0,1 से लेके 1,2 तक है। ठीक है, तो आपने साबित करना है रीपैरामीटराइजेशन को। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो कंडीशन थी, क्या, एक डेरिवेटिव्स वाली, ठीक है, सी के क्लास की हो, और दूसरी एक बाइजेक्टिव फंक्शन वाली थी और एक इन्वर्स वाली थी। ठीक है, तो पहले इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। इसका इन्वर्स क्या है कि फ़र्ज़ किया मैं इसको ना जी के इक्वल कर लेता हूँ, जी तो 1 प्लस आर स्क्वायर, जी नहीं इस तरह कर लेते हैं हम इसको, यानी कि इसको एज ए फंक्शन लेके चलते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। इन्वर्स ही फाइंड करना तो एक्स को अलहदा करेंगे, तो वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, और अगरचे हमें इंटरवल ये दिया गया है तो इसका मतलब कि आंसर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वगैरह प्लस माइनस भी आना था, तो एक्स की जगह आपको पता है कि हम ये वाली चीज़ लिख देते होते हैं, इन्वर्स वाई। ठीक है, तो यानी कि इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, ये देखें वाई माइनस 1, तो हमें पता है, मैंने ऊपर भी बताया कि एच जो है वो टी पे डिपेंड करेगा, तो एच ऑफ टी यानी कि जो इन्वर्स वाला फंक्शन आ गया वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट यानी कि टी माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये वाला फंक्शन आ गया इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, अब ये इस इंटरवल पे डिफाइन है और ये वाली चीज़ है, तो ये देन वाई इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें ना, यानी कि इसका ग्राफ, तो ये इस तरह बनेगा, इस तरह, और ये हमारे पास एक साइड पे बनेगा, क्योंकि ये वाली एक साइड दी गई है ना हमें डोमेन की, 0 से 1 तक ही बनेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही ग्राफ बनेगा, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई, इन्वर्स आ गया हमारे पास। अगर आप जी और एच के डेरिवेटिव्स देखें तो जितने मर्जी ले सकते हैं। इसका पहला डेरिवेटिव कितना आएगा 2r, दूसरा डेरिवेटिव कितना आएगा 2, तीसरा डेरिवेटिव 0, आगे वाला 0 0 0, तो ये इन्फिनिट क्लास का हो गया, यानी कि तमाम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं इसके। ठीक है, तो तमाम डेरिवेटिव, जिसके डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करते वो भी आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, उस वक्त डिस्कशन करेंगे हम। बाकी अगर बात करें एच की, तो एच के इसके भी जितने मर्जी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कहा है कि आई ई एच भी हमारे पास सी इन्फिनिटी की क्लास से बिलोंग करेगा, तो ये कहा हुआ है कि 10 जी इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व ऑन, ये हमारे पास रीपैरामीटराइजेशन कर्व है। अब कहता है कि जी जिस कर्व की रीपैरामीटराइजेशन होता है वो कर्व हमें नहीं मालूम, बस हमें ये पता है कि ये किसी ना किसी कर्व की रीपैरामीटराइजेशन है।
ठीक है। यानी कि ये नहीं हमें पता कि ये किस कर्व की रीपैरामीटराइजेशन है, बस कंडीशन फुलफिल कर दी तो हमें बस ये पता चल गया कि ये रीपैरामीटराइजेशन है, लेकिन किसकी है ये नहीं हमें पता। हमने सिर्फ कंडीशन, क्योंकि ये देखे ना जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेफिनेशन में अल्फ़ा का जिक्र ही नहीं था हुआ, ठीक है, कि अल्फ़ा क्या है क्या नहीं है, सिर्फ जी पे कंडीशंस हमने लगाई, ऑन टू वन टू सी के क्लास की हो और इन्वर्स जो है वो भी सी के क्लास की हो, ठीक है। तो ये बस ये कंडीशंस। चलें जी आगे चलते हैं। आगे एग्जांपल तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। कहता है आप ये जी आर इज इक्वल टू आर की पावर 3 ले लिया है, इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो इन्वर्स ये एच ऑफ टी हमने ये टी की पावर 1/3 लिया है, इसके डेरिवेटिव लिए, पहला डेरिवेटिव ये आ जाएगा, दूसरा डेरिवेटिव ये आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तीसरा डेरिवेटिव 6, आगे वाले 0 0 आ जाएंगे डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये सी इन्फिनिटी की क्लास या इन्फिनिट डेरिवेटिव ले सकते हैं। लेकिन ये जो हमने इन्वर्स फाइंड किया, इन्वर्स फाइंड करना आता है आपको, मैंने बता दिया। तो इसका देखें पहला डेरिवेटिव लूँगा तो 1/3 और टी की पावर 1/3 में से एक कम हो जाएगा, पावर 2 लगेगा ना, तो -2/3 बन जाएगा। तो -2/3 यानी कि बटे में जाकर पावर पॉजिटिव, तो 1/3 t²/2 बन जाएगा। तो ये देखिए जब टी की जगह पे 0 पुट करूँगा तो ये तो अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, टी की जगह 0 पुट, तो पहला डेरिवेटिव ही नहीं आया, तो एच जो है वो नॉट बिलोंग्स टू C1, यानी कि C1 क्लास का ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जी इज़ नॉट रीपैरामीटराइजेशन, क्योंकि ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। प्रपोजिशन 1.9 आ गई है, चला है कितना गया, बस ये आखिरी है। प्रपोजिशन 1.9 है, कहता है ये हमारे पास अल्फ़ा है जो कि कर्व डिफाइन की गई है, इसी तरह जी जो है ये भी एक इसकी रीपैरामीटराइजेशन है। कहता है बीटा जो है ये हमने देख के आए, इस ये भी एक कर्व होती है, ठीक है, और ये भी एक रेगुलर कर्व होती है। कहता है प्रूव डैट टेंजेंट वेक्टर फील्ड, हमने प्रूव करना है कि जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑफ अल्फ़ा है एट अ पॉइंट टी नॉट एंड टेंजेंट वेक्टर फील्ड एस ऑफ बीटा एट आर नॉट सेटिस्फाई दिस। अब कहता है देखे ना, हमने कहा था बीटा भी हमारे पास एक कर्व होगी जो कि अल्फ़ा कंपोजिशन यानी कि जी ये वाली होगी चीज़। अब कहता है कि ये हमारे पास ना ये वाली चीज़ जो है इसकी वेक्टर फील्ड की अगर हम एस लें और इसकी वेक्टर फील्ड हम क्या लें, टी लेंगे। वेक्टर फील्ड क्या है अल्फ़ा के लिए हम पीछे सारा डिस्कस करके आए, टेंजेंट वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो कहता है कि इसका पॉइंट कोई एस नॉट हो, इसका पॉइंट कोई टी नॉट हो, तो हमने साबित करना है कि एस जो है ये प्लस माइनस टी के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाली चीज़। तो देखें एस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी बी ओवर डी आर ओवर डी, यानी कि यहाँ से ये चीज़ कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। ये वाली चीज़ देखें, टी किसके इक्वल था, टी हमारे पास हमने कहा है ना कि डी अल्फ़ा बाय डी टी वैक्टर ओवर वैक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये वाली चीज़ मैंने समझाई है आपको, ठीक है। यानी कि टी टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बीटा का टेंजेंट वेक्टर एस था, तो एस किसके इक्वल होगा, बीटा वाले वेक्टर के ओवर बीटा की मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ है। डी बीटा ओवर डी आर किसके इक्वल है, ये हम ऊपर भी डिस्कस करके आए। कितने गया, एक मिनट मैं ऊपर वापस लेके जाता हूँ। कंपोजिशन वाली बात कहाँ भाई, ये देखें ये वाली चीज़, डी बीटा ओवर डी आर किसके इक्वल था, ये डी अल्फ़ा ओवर डी टी और डी जी ओवर डी आर, ठीक है। तो डी अल्फ़ा ओवर डी टी डी जी ओवर डी आर, और अगर नीचे इनकी मैग्नीट्यूड लूँगा यानी कि इस तरह मैग्नीट्यूड आ जाएगी नीचे की, तो मोड मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में लैदा हो जाता होता है, तो ये मोड दोनों का लैदा हो गया, ठीक है, मोड दोनों का लैदा हो गया। अब ये देखें डी अल्फ़ा ओवर डी टी इसका बटा डी अल्फ़ा ओवर डी टी कर दिया, डी जी ओवर डी आर इसका बटा डी जी ओवर डी आर कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया कि डी अल्फ़ा ओवर डी टी इसकी जगह पे टी आ गया, और डी जी ओवर डी आर यानी कि ये वाली चीज़ जो है ओवर इसकी मैग्नीट्यूड इसकी जगह पे +-1 आ गया। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि क्या है, एस किसके इक्वल है, +-1 के इक्वल है। कहता है अगर डी जी ओवर डी आर जो है, कहता है अगर हमारे पास डी जी ओवर डी आर जो है ये इंक्रीजिंग यानी कि ग्रेटर दैन 0 हो, इंक्रीजिंग हो, देन एस हमारे पास टी के इक्वल होगा, और अगर ये लेस दैन 0 हो यानी कि ये डिक्रीजिंग हो, तो ये हमारे पास एस जो है वो माइनस टी के इक्वल होगा, ठीक है। और इसका मतलब है मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेम होगी, इसका मतलब है मोशन ऑफ पार्टिकल इज अपोजिट होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की इसकी समझ आई होगी। आज हमारा आर्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसके ऊपर एक्सरसाइज आएगी, फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स देखेंगे हम। हाँ, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।